हेलो बच्चों, मैं हूं केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जैन। आज हम पढ़ेंगे जो क्लास 12 की जो पहला चैप्टर है वो सॉल्यूशन। आज हम उसको पढ़ेंगे। अगर आपने 11th में ढंग से नहीं पढ़ा है, 11th में भी कुछ पोर्शन इसका जो है 11th में पहला चैप्टर जो है सम बेसिक कांसेप्ट में था, आज उसी का ही जो बेसिक थिंग का कुछ भी चीज जो सॉल्यूशन में है कुछ पोर्शन, उसको आज हम पढ़ेंगे। बच्चे, सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है, भाई सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन क्या होता है? बच्चे देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। भाई दोनों का जो मिक्सचर होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होता है, उसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन है। बच्चे देखो, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, जो सॉल्यूशन होता है दोनों चीज का जो है होमोजेनियस मिक्सचर है। क्या है ना? होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में होता है। अब हम देखते हैं बच्चे कि कुछ बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन है कि भाई सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सॉल्यूट होता क्या है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में होता है कि सॉल्यूट क्या होता है। अगर हम एक ग्लास वाटर ले लेता हूं, ध्यान से देखो, जस्ट बी कंसंट्रेट। अगर एक ग्लास ऑफ में वाटर लेता हूं, ये दिस इज वाटर है, पानी है। इसमें अगर मैं शुगर ऐड करता हूं बच्चे, तो बहुत सारे बच्चे यही कहते हैं कि सर जिसको हम ऐड करते हैं, शुगर को अगर मैं ऐड कर रहा हूं, यही सॉल्यूट है। समझ पा रहे? बहुत सारे बच्चों का जो मिसकंसेप्शन क्या है ना, जिसको हम ऐड कर रहे हैं वही सॉल्यूट कहते हैं। बच्चे ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं सॉल्यूट क्या है। प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। क्या है? प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में। अगर दो कंपोनेंट आप लेते हो, एक आपका सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है, जो वेरी स्मॉल क्वांटिटी में है, मतलब जो थोड़ा सा कम है दोनों में से, उसी को हम कहते हैं सॉल्यूट है। दूसरी बात, जब हम सॉल्वेंट की बात करते हैं, अब आपको समझ आ गया होगा कि जो प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी, प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी। अगर मैं यहां पे लेता हूं शुगर 20 ग्राम है और वाटर 100 ml है, तो किसकी क्वांटिटी ज्यादा है ना? वाटर का क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए मैं इसको कहता हूं सॉल्वेंट है। अगर शुगर का क्वांटिटी कम है, इसलिए हम इसको कहते हैं सॉल्यूट है। क्लियर? समझ आया? अब हम बात करते हैं, अगर मैं रिवर्स कर दूं, अनदर एग्जांपल आपको मैं बताऊं कि ये चीज उल्टा कर दिया मैंने। वाटर ले लिया भाई 20 ml है और इसमें सॉल्ट ऐड किया 100 ग्राम है। ध्यान से देखो कि सॉल्ट मैं कितना ऐड कर रहा हूं ना, 100 ग्राम है, और वाटर यहां पे कितनी है ना, 20 ml। तो ज्यादा कौन है ना? सॉल्ट है, तो ये हो जाएगा सॉल्यूट है। कम कौन है ना? वाटर है, सॉरी ज्यादा जो है वो सॉल्वेंट है, और जो कम है दैट इज सॉल्यूट है। क्लियर? इतना तो समझ आ गया होगा भाई सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। अब बात आता है बच्चे, देखो कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होती है। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी का मतलब होता है बच्चे दो। बाइनरी का मतलब क्या होता है? टू थिंग्स। जब दो कंपोनेंट हो भाई, कितने कंपोनेंट हो? जब 2 कंपोनेंट हो, एक है सॉल्यूट है और दूसरा जो है सॉल्वेंट है, तब हम उसको कहेंगे कि बाइनरी सॉल्यूशन है। सिमिलरली टर्नरी सॉल्यूशन क्या है ना, 3 कंपोनेंट हो, 3 कंपोनेंट्स। इसका मतलब क्या है? 3 कंपोनेंट का मतलब क्या है? सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगी, बट सॉल्यूट 2 हो जाएंगे। बट क्या होगा? सॉल्यूट 2 हो जाएंगे। तो यहां पे हम देखते हैं कि 2 सॉल्यूट होगा प्लस 1 सॉल्वेंट।
दो सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, है कि नहीं? उसको कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। अब बच्चों देखो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है। जब आपने लेकिन 11th में पढ़े होंगे भाई, NaCl1 मोलार है, H2SO4 0.5 मोलार है, तो ये जो मोलारिटी या मोलारिटी आगे जाकर पढ़ेंगे तो यही होता है कॉन्सेंट्रेशन। बट इसको हाउ डू वी डिफाइन इट, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे ना? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, it is the amount of solute that present in known amount of solvent or solution। क्लियर? वो कहता है कितनी अमाउंट का सॉल्यूट नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। क्या है ना? प्रेजेंट है। तो यहां पे एक मेन बातों का आपको ध्यान रखना है बच्चे कि क्या है ना, नोन है। सल्यूट आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ये देखो आपने 100 ml सॉल्वेंट ले लिया है और उसमें 30 ग्राम आपने NaCl डाला, सॉल्ट डाल दिया। जो 30 ग्राम सॉल्ट आपने ऐड किया है और इसकी भी क्वांटिटी पता है, और जो वाटर आपने ली, वाटर क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्या है ना? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सो कितने सॉल्यूट को कितने वाटर में मैं ऐड कर रहा हूं, कितने सॉल्यूट को कितनी वाटर में मैं ऐड कर रहा हूं, लेकिन वो मायने रखता है। समझ आए? तो कंसेंट्रेशन वही चीज होता है बच्चे, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितने अमाउंट का सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में हम डालते हैं। समझ पाए? अब हम देखते हैं कि दोनों का क्वांटिटी पता होना चाहिए। ये हो गया सॉल्वेंट है। सपोज आपने सॉल्ट को ऐड कर दिया, थोड़ा सा नमकीन हो गया, क्या हुआ ना? पानी थोड़ा सा नमकीन हो गया। क्लियर? लेकिन आपको अगर फिर से नमक डालना है, फिर से नमक इसमें डालना है, तो क्या करोगे ना? ये हो गया सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। ये क्या हो गया? सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। आपको लगा यार जितनी नमकीन होना चाहिए था उतना तो है ही नहीं, उतना तो है ही नहीं। आप कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे अब ना? फिर से ये जो मिक्स हो गया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये क्या बन गया ना? सॉल्यूशन बन गया। फिर से आप अगर 20 ग्राम NaCl ऐड करते हो, ये हो जाएगा बच्चे सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। क्लियर? तो आपको ये ध्यान देना है कि दोनों का क्वांटिटी हमें पता होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए। ये भूलना नहीं, बिल्कुल भी दिमाग से उतारना नहीं। जब कंसंट्रेशन को मेजर करते बच्चे देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान देना है। वो क्या है ना? वो सॉल्वेंट में भी हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं और सॉल्यूशन में भी निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूट इन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, दो तरह से हम कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कि मीडियम ऑफ सॉल्यूशन जो है क्या होना चाहिए। मीडियम ऑफ सॉल्यूशन हमें क्या होना चाहिए? अगर सॉल्वेंट का मीडियम लिक्विड है तो सॉल्यूशन हो जाएगा लिक्विड है। यहां पे आपने सॉल्ट ऐड किया है लिक्विड में, तो सॉल्यूशन का जो मीडियम होगा वो लिक्विड ही होगा। समझ पा रहे?
अगर हम बात करते हैं कि उल्टा कर दिया सब कुछ, मैंने इसको रिवर्स मारा, ने क्या रिवर्स मारा, तो मैंने 100 ग्राम शुगर ले लिया और 20 ml वाटर ऐड कर दिया इसमें, तो क्या होगा ना, यहां पे शुगर जो है सॉलिड है, तो सॉल्यूशन का मीडियम क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं, तो इसका मीडियम सॉलिड हो जाएगा। तो जिस जो सॉल्वेंट का मीडियम है वही सॉल्यूशन का मीडियम है। क्लियर? चलिए हम देखते हैं अब कंसेंट्रेशन कितनी टाइप की है, कंसेंट्रेशन कितनी टाइप की है, कैसे हम कंसेंट्रेशन को कौन कौन सी मेथड को हम अप्लाई करके, तरीका क्या है कि हम कंसेंट्रेशन को मेजर करते हैं। आइए हम देखते हैं कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन बच्चे देखो, ध्यान से देखो, कंसेंट्रेशन को मेजर करने के लिए कई सारे तरीका है ना। एक हम देखते हैं कि परसेंटेज मेथड, परसेंट। दूसरा जो बच्चे होता है कि मोलारिटी, क्या है ना, मोलारिटी कैपिटल है। थर्ड जो होता है बच्चे वो है मोलालिटी, दैट इज स्मॉल एन। और जो फोर्थ होती है ये मोल फ्रैक्शन है, दैट इज काय है। और जो फिफ्थ है वो पीपीएम है, मैं यहां पीपीएम लिख दूं। और जो सिक्स्थ है वो नॉर्मलिटी, जो कि सीबीएसई में नहीं है, तो इसलिए आप इसकी टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा लेकिन अंदर की बात है, जो नॉर्मलिटी की बात करते हैं, थोड़ा सा इन सबसे हटके है। सो 1 2 3 4 एंड 5, अभी 6 है, तो आप इसको अभी इग्नोर कर दीजिए नॉर्मलिटी को। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं कि बच्चे देखो कि ये जितने भी आप मेथड देख पा रहे हो, परसेंटेज हो, मोलारिटी हो, मोल फ्रैक्शन हो या पीपीएम हो, तो इन सब में एक चीज जो है एक्सेप्शन है, वो है मोलालिटी। स्मॉल है भाई, छोटा है, लेकिन ऐसे याद रखो भाई छोटा है। तो यहां पे देखते हैं डिनोमिनेटर जो है इन सारे जगह में नीचे जो होगा वो सॉल्यूशन होगा, और यहां पर भी नीचे जो होगा वो सॉल्यूशन होगा। बट एक्सेप्शन क्या है ना, यहां पे सॉल्वेंट है, यहां पर भी सॉल्यूशन है, इधर भी। क्लियर हुआ? तो सिर्फ जो मोलालिटी है वही नीचे सॉल्वेंट होगी। क्लियर? अब हम एक के बाद एक अभी करेंगे फॉर्मूला क्या होती है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और दूसरे तक भी शेयर करना नहीं भूलना है। आइए हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। बच्चे देखो कि जब रिजल्ट आता है, ठीक है, दोस्त भी पूछ लेता है, पेरेंट्स भी पूछते, भाई कितनी परसेंटेज मार्क आया है, कितनी परसेंटेज मार्क आया। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट जो है परसेंटेज। बच्चे देखो परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंट सेंट का मतलब क्या, 100। परसेंट का मतलब 100, पर 100, या मैं लिख सकता हूं पर 100 में कितनी है। अगर एक बच्चे ने 60 मार्क लाया 100 में से, हम क्या कहते हैं, 60% मार्क लाया। कहते या नहीं कहते? न कहते। समझ पा रहे हो? तो इसलिए परसेंटेज में बच्चे देखो कि 3 मेथड है। पहला जो है मास परसेंटेज, या इसको हम लिख सकते हैं W/W परसेंटेज। दूसरा बच्चे होता है
मास अपन वॉल्यूम परसेंटेज या W/V परसेंटेज। थर्ड होती है बच्चे ये वॉल्यूम अपन वॉल्यूम परसेंटेज या V अपन V परसेंटेज। वेरी इजी है। क्या है? बहुत ही आसान है। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे कोई मुश्किल नहीं, ऑनलाइन भी पढ़ सकता है। क्या? ऑनलाइन भी पढ़ सकता है। जिसको नहीं पढ़ना है वो कहीं भी नहीं पढ़ेगा। तो इसलिए ध्यान दीजिए। लेकिन एक कीमती बात मैं बता रहा हूं, यहां पे देखो वेट अपन वेट, हमेशा देखो वेट ऑफ सल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100% के लिए इंटू 100। सिमिलरली वेट ऑफ सॉल्यूट W/V, ये ध्यान रखना। लेकिन V का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। देखो सॉल्यूशन हमेशा नीचे आएगा। मैं बता दिया हूं कि भाई मोलारिटी को छोड़ दो और जितनी भी चीज है सबके डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन ही आएगा। हम बात करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%। के लिए मैंने 100 मल्टीप्लाई कर दिया। परसेंट के लिए मैंने 100 मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि परसेंट 100 में कितनी है। तो ये ध्यान रखना है। फार्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो क्या होता है, जेईई में क्वेश्चन तो आता ही है, लेकिन लास्ट की तरफ से आता है, लेकिन आगे जाके पढ़ते रहेंगे हम। बट सीबीएसई में क्वेश्चन तो कहीं से भी डालता है। न्यूमेरिक तो आता ही आता है, इसलिए दोनों चीज इस चैप्टर में, जो फिजिकल की चैप्टर है, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है ना। क्या है, आपको थ्योरी भी करना है, फार्मूला भी करना है और न्यूमेरिक भी और कंसेप्चुअल भी। परसेंटेज के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में करा के आपको बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखो इन टेक्स्ट 1.1 जो एनसीईआरटी बुक का, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, अनसॉल्व्ड में आता है। ओके, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज dissolved in 122 gram of CCl4, find the mass percentage of benzene। बच्चे देखो, जब मास परसेंटेज की क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है, आपको क्या करना है ना, पहले फॉर्मूला ही लिख देना है। पहले क्या करना है ना, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन कितनी होगी ना, मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ CCl4 इंटू 100। काफी सारे बच्चे यहीं पर सिली मिस्टेक कर देते हैं। क्या करते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं। उसमें क्या करते हैं, इन्होंने सिर्फ सॉल्वेंट की मास को पुट कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है ना, मास ऑफ बेंजीन हो गया 22 ग्राम डिवाइडेड बाय 22 प्लस 122 दैट इज इक्वल टू इनटू 100 है, इनटू 100 है परसेंट के लिए। ये हो गया 22 अपन 144 इनटू 100। आप सॉल्व कर सकते हो ऐसे। कैलकुलेशन पार्ट में आपके ऊपर छोड़ता हूं, बहुत आसान है, तो यू कैन सॉल्व इट। ऐसे 84 के आसपास आएगा, 84% अगर सॉल्व करते हैं तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। समझ आए? आइए हम नेक्स्ट पार्ट में हम जाएंगे, दैट इज मोलारिटी। सेकेंड जो मेथड थी बच्चे देखो वो क्या थी ना, मोलारिटी। भूलना नहीं है, लेकिन अपने दोस्त को मोलारिटी करके बुला लो, आप भूलोगे नहीं फिर, हैं? घर में किसी को छोटे भाई बहन को मोलारिटी करके बुला, भाई तुम मोलारिटी है, तुम मोलारिटी है, हैं? दिमाग में बैठ जाएगा भाई जो टर्म्स है, आप पहली बार सुन रहे हो
तो सेकेंड जो मेथड है बच्चे देखो मोलारिटी, ध्यान से देखना, कंफ्यूजन नहीं होना कि मोलारिटी और मोलालिटी में थोड़ा सा फर्क होता है, एम होता है, बट यहां पर कैपिटल एम है। मोलारिटी जो है वो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मोलारिटी का फार्मूला बच्चे होता है, देखो 3 फार्मूला बताऊंगा आपको। कितने फार्मूले? 3 फार्मूला बताऊंगा। इसको अगर आपने याद रख लिया, कोई भी क्वेश्चन आ जाए मोलारिटी का, आप छोड़ोगे ही नहीं, आप छोड़ोगे ही नहीं। अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान देना है कि मोल है और सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि सिर्फ मोलालिटी में सॉल्वेंट है, बट यहां सॉल्यूशन है। मोलालिटी में कैपिटल एम में सॉल्यूशन है। तो बच्चे ये फार्मूला है। बच्चे आपको ध्यान देना है, कुछ बच्चे को ये भी नहीं पता होता है भाई मोल क्या होता है। मैं ये समय में मोल के बारे में अभी बता, बट एक छोटा सा फार्मूला मैं बता दूं ना, मोल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास। ये याद रख लो भाई, हैं? तो मोल इज इक्वल टू ना गिवन मास अपन मोलर मास। क्लियर? अब हम बात करते हैं, ये पहला फार्मूला है, फास्ट है, भूलना नहीं। अब सेकंड में आएंगे। अगर मैं इसी नंबर ऑफ मोल्स को स्प्लिट कर दूं भाई, कितना हो जाएगा ना, मोलारिटी इज इक्वल टू जी बाय एम नॉट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वी इन एमएल। अगर मेरे पास जो क्वेश्चन का डाटा मिलीलीटर में दिया है, लीटर में नहीं दिया है, इट इज मेरे लिए प्रिफरेबल होगा कि आई कैन पुट दिस फार्मूला है। मैं इस फार्मूला को ज्यादा इजीली पुट करूंगा, क्योंकि मेरे सॉल्व करने का जो है मेरे लिए आसान हो जाएगा। समझ पा रहे? अब हम थर्ड फार्मूला के ऊपर जाएंगे। कुछ क्वेश्चन में मोलारिटी जब देता है और पूछता है, उसके बाद डेंसिटी और मास परसेंटेज देता है, तो उस कंडीशन में बच्चे को थोड़ा उलझन में बच्चे पड़ जाते हैं। डेंसिटी दिया है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन दिया है, हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें? तो ना बच्चे देखो, उस कंडीशन में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये है फार्मूला, है 10x डिवाइड मॉलिक्यूलर मास। कहां पे x होता है बच्चे देखो मास परसेंटेज, और d होता है ना डेंसिटी। दो चीज को ध्यान रखना है। और ये नॉट होता है ना मोलार मास। क्लियर? समझ आया? तो m नॉट होता है मोलार मास। ये 3 चीज को याद रखना। 10 जो है नंबर एक फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी। तो वेरिएबल कौन है ना, 1 2 3 वेरिएबल है। x मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मैं यहां पे लिख देता हूं आपकी कंफ्यूजन ना हो, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। d होता है डेंसिटी, m नॉट होता है मोलार मास। क्लियर? एक क्वेश्चन आइए हम करते हैं। तीनों फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन कहां पे यूज होगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है? आइए मैं क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन आपको बताता हूं मोलारिटी के ऊपर। सपोज आपको दिया है, इफ 40 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 500 ml of water, find its molarity। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपको इजीली करा के दिखाता हूं। देख पा रहे हो, 40 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 500 ml of water, find its molarity। इसकी मोलारिटी हमें निकालनी है। क्या करना है? इसकी मोलारिटी निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा ना बच्चे देखो, ज्यादा उलझन में नहीं पड़ना है आपको, ज्यादा उलझन में नहीं पड़ना है। आपको एक ट्रिक बताता हूं, बिल्कुल भी। क्या है ना, पहले फार्मूला ही लिख दो ना। यहां पे वॉल्यूम जब मुझे मिलीलीटर में दिया है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ना मिलीलीटर वाला फार्मूला यूज कर दूं।
भाई 1000 बाय V इन ml। कितना आसान होगा। गिवन मास कितना है 40 ग्राम है। मोलार मास कितनी होगी Na का कितना, कुछ बच्चों को अभी भी नहीं पता होता भाई मोलार मास कितनी है। Na का गिनती करते रहते, उंगलियों को गिनती करते रहते, फिर याद करते 15 मिनट बाद शायद 23 है। मतलब बहुत जल्दी बता रहा बेटा तुमने। 11th में पूरी साल क्या कर रहा था, जबकि 15 मिनट ले लिया भाई एटॉमिक मास बताने के लिए सोडियम की। 23 है, एक Na है। हाइड्रोजन का कितना है ना 1 है। ऑक्सीजन का कितना 16 है भाई, ऐड कर दो इसको 40 भाई। आसान हो गया, काम आसान हो गया है। इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 500। कितनी आसान है भाई, कट गया 2 ये 1 तो 2 मोलारिटी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन को पकड़ना है, कहां से शुरू करूं, यही होता है। इसलिए ध्यान रखिए कि 18 ईयर से भाई मैं पढ़ा रहा हूं जेई नीट है कि नहीं, अलग अलग है कि नहीं, बड़े बड़े नाम तो नहीं लूंगा, बड़े बड़े कोचिंग के बच्चे आते हैं एकदम, है कि नहीं, टॉपर बैच के बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के लिए। कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, साल के एंड में आके पहुंच जाते सर जी आप देखिए संभालिए हमें। बच्चा ये मोलारिटी के ऊपर एक क्वेश्चन में कराता हूं अभी, और एक क्वेश्चन कराता हूं जो कि एनसीईआरटी जो नया बुक है उसकी एक्सरसाइज में 1.4 को, एक्सरसाइज में 1.4 कहता है कंसंट्रेटेड HNO3 है कि नहीं यूज्ड इन लैबोरेटरी 68% बाय मास इन aqueous solution, what should be the molarity of the sample और डेंसिटी दिया है। देखो मोलारिटी निकालना है, गिवन क्या है ना, मास परसेंटेज दिया है 68% मास परसेंटेज है और डेंसिटी दिया है 1.504 है। मैंने बताया था कि फॉर्मूला आपको याद है कि मोलारिटी इज इक्वल टू 10 into x, इसको मैं डॉट करके लिख दूं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, 10 into x into d by मोलर मास। कितना इजी है, 10 तो फिक्स है, मास परसेंटेज x क्या है, मास परसेंटेज 68 है into 68, डेंसिटी हो गया 1.5 ले लो। मॉलिक्यूलर मास HNO3 का कितनी होगी, सेम वही दिक्कत आएगा आपको, H का हो गया 1 है कि नहीं, N का हो गया 14, O3 का हो गया 48, कितना हुआ 63, आगे 63। अब कितना इजी आपके लिए है, इसको बस सॉल्व करके निकाल, कितना इजी। देखो फार्मूला आपने पुट कर दिया है और एक ही स्टेप में आंसर तैयार है, एक ही स्टेप में आंसर तैयार है। तो इसलिए इस चैनल को मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जेना केमिस्ट्री वाला, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और धूम मचाना नहीं भूलना है, धूम मचा दो। हालेलुया। आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट जो मेथड है कंसेंट्रेशन का, वो है मोलारिटी है, जो कि थोड़ा सा एक्सेप्शन था। क्या था, थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला चीज था कि वहां पे सॉल्वेंट में हम निकालते थे, किसमें निकालते थे न, सॉल्वेंट में। थर्ड जो तरीका है वो है मोलारिटी, दैट इज स्मॉल m। सो मोलारिटी में बच्चों सेम वही चीज होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। वहां पे सॉल्यूशन होता था मोलारिटी में, बट यहां पे सॉल्वेंट इन kg है। अब यहां पे देखते हैं कि मोलारिटी को, अगर मोल्स को मैं यहां पे पुट कर दूं तो जाएगा G/m0 into 1000 by W in ग्राम। यहीं पर बच्चे का कन्फ्यूजन होता है भाई, 2-2 ग्राम आ जाते हैं, G एक W है। ध्यान से देखो, जो ऊपर है वो सॉल्यूट है, जो नीचे है वो सॉल्वेंट है भाई, है
सॉल्यूट हमेशा ऊपर रहता है, सॉल्वेंट हमेशा नीचे रहता है, या सॉल्यूशन हमेशा नीचे रहता है। ये दिमाग में बैठा है, सॉल्यूट है तो ऊपर है तो सॉल्वेंट ऑटोमेटिकली नीचे ही होगा। समझ पा रहे? अब ये दो फॉर्मूला इसमें मोलालिटी में, तो इसलिए G/100 × 1000/W in ग्राम है। तो इसलिए आइए क्वेश्चन में कराता हूं उसके ऊपर, बेसिक सा क्वेश्चन में कराता हूं उसकी एक बेसिक सा एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं। अगर देते हैं 2 ग्राम ऑफ NaOH ले लो, ठीक, NaOH is dissolved in 50 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड मोलालिटी, ठीक है, n। अब मोलालिटी का फॉर्मूला स्मॉल n, सॉल्यूट हो गया G हो गया कितना 2 ग्राम, NaOH हो गया कितना 40, और यहां पे मैंने ले लिया 1000। मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का मास कितना है 50 है, तो कितना हो जाएगा ना, कट गया 0 0 कट गया भाई, यहां पे बच गया 20/4 है, लेकिन 5 स्मॉल m आ गया। कितना आसान है। आपको इतनी लंबा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट की एकदम खींचने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ करना है कि 2/40, लेकिन गिवन मास और मोलर मास 1000 फिक्स है, W in मींस सॉल्वेंट का मास पुट कर दिया। तो इसमें एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.8 में है, वो कहता है एक्सरसाइज है दैट an antifreeze solution is prepared from 22.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल dissolved in 200 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलालिटी। बच्चे देखो इथाइलिन ग्लाइकॉल आपके लिए नया है, इसका फार्मूला जो ऑर्गेनिक पढ़ोगी 12th में जाकर तब जान पाओगे। ऐसे होता है, 2 OH ग्रुप होती है, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल। ऐसे फार्मूला क्वेश्चन में दी होगी, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है ना, मोलर मास निकाल देना है ना, कितनी होगी ना, 2 कार्बन है तो 24, एक और 2, और हाइड्रोजन हो गया 2 2 4 2 6 तो +6, ऑक्सीजन हो गया कितना ना 2 है तो 32, कितना हो जाएगा 62, तो इसका मास हो गया 62। तो आपके लिए आसान हो गया। और फार्मूला में क्या पुट करें, मोलालिटी इज इक्वल टू गिवन मास। फार्मूला हमेशा लिखना ताकि दिमाग में ये बैठ जाए, ग्राम में है तो गिवन मास कितनी होगी ना, यहाँ पे दिया है 222.6 डिवाइडेड बाय 62 इनटू 1000। सॉल्वेंट का मास बच्चे दिया है 200 ग्राम है, तो कट गया तो सीधा 5 है, तो 222 इनटू 0.6 इनटू 5 डिवाइडेड बाय 62 आप कर सकते हो। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। समझ पाए? आइए हम और एक मेथड आगे को जाएंगे, जो 4th मेथड कंसंट्रेशन निकालने की, दैट इज मोल फ्रैक्शन। वो क्या है ना, मोल फ्रैक्शन है। क्या है ना, मोल फ्रैक्शन है। 4th मेथड क्या है ना, मोल फ्रैक्शन है। काय से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसको CHI काय करके कहते हैं। कई बार बच्चे X भी करके डिनोट कर देते हैं। तो बच्चे देखो, मोल फ्रैक्शन मतलब सीधा अंडरस्टूड है, मोल का फ्रैक्शन है। अगर इसको स्प्लिट कर दूं मैं वर्ड में, मैं इसको ऐसे लिख दूं, मोल का फ्रैक्शन है, मोल का फ्रैक्शन। इसका डेफिनेशन क्या होगी, it is the number of moles divided by total number of moles। अगर 2 कंपोनेंट है, देखो प्यार से समझा रहा हूं तुम्हें, देखो डांट के नहीं भाई, प्यार से समझा रहा हूं। एक कंपोनेंट A, दूसरा कंपोनेंट हो गया B, तो इसका जो मोल निकालूंगा, इसका कितना होगा ना, N से रिप्रेजेंट करते हैं मोल। इसकी जो मोल होगी बच्चे देखो कितनी होगी ना, NaB। और इसका अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो
ए का ना, एक से या का तो इसका भी मोल फ्रैक्शन होगी XB। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na प्लस NB। जिसका ध्यान दे दो भाई, ध्यान दे दो, भूलना नहीं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसका मोल जरूर ऊपर होगा, जरूर ऊपर होगा। समझ पाए? अब हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन XB कितनी होगी ना, NB बाय Na प्लस NB। देखो जिसका मोल फ्रैक्शन है वो ऊपर होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहाँ पे बता दूं, नोट करके लिख लो भाई, नोट करके रेड में मार्क कर दो। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। दैट मीन्स XA प्लस XB कितनी भी हो हमेशा सम 1 रहेगा, हमेशा सम कितनी होगी, 1 रहेगा। समझ पाए? तो इसलिए ये सारे डाटा को आपको भूलना नहीं, याद रखना है भाई। अगर एग्जाम में एक्सेल करना चाहते हो, केमिस्ट्री वाला का टी भी जरूर आप याद रखना। तो कभी आपकी लाइफ में क्या होगा है कि नहीं, परसेंटेज जो है ऊपर ही हमेशा रहेगा, कभी नीचे नहीं आएगा। समझ पा रहे? आइए हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको करा। तो मोल फ्रैक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन मैं कराता हूं अभी, जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज 1.5 में है। ध्यान से देखें, न्यू बुक के हिसाब से आप भूलना नहीं, पुराने में 2 हो जाएगा 2.5। बट ये सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज लेवल विद 10% ऑफ द वेट अपॉन वेट है, तो व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपाउंड। बच्चे घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में, इतनी आसान है लेकिन बच्चा घबरा जाता है। पहले क्या घबरा जाता है, वो कहता है भाई डाटा तो कुछ दिया नहीं है, क्वेश्चन कैसे करूं, डाटा तो कुछ दिया नहीं और मैं क्वेश्चन कैसे करूं। बच्चे देखो, सबसे पहले आपको कंपोनेंट का नाम लिख दो, तरीका सिखा रहा हूं। एक तो हो गया ग्लूकोज, दूसरा हो गया है कि नहीं, और सोल्यूशन है मतलब कुछ नहीं दिया, इसका मतलब दूसरा हो जाएगा वाटर है कि नहीं। ये हो गया, ये मान लो, इसको बी मान, है कि नहीं। इसका मास कितनी हो जाएगी, ग्लूकोज का 10 ग्राम, 10% दिया है, ध्यान देना भाई। और वाटर का कितना होगा ना, 90 ग्राम है। अगर ये 100 में से अगर ग्लूकोज 10 ग्राम हुआ तो वाटर हो जाएगा 90 ग्राम, दोनों मिल करके भाई 100 है। एक 10 हुआ तो दूसरा कितना हो जाएगा ना, 100 से माइनस कर दो भाई, 100 माइनस 9। अब इनकी मोल निकाल, N ऑफ G ग्लूकोज कितना होगा, इस ग्लूकोज का बेटा फार्मूला क्या होती है ना, C6H12O6 कितनी होगी, वन 180 होता है। मैं आपको दिखा रहा हूं, मुझे तो पता है इतनी होगी। 0 कट का 1/18 इसको ऐसे रहने दो। वाटर का N ऑफ है कि ना, W कितनी, W मतलब वाटर है, तो 90, वाटर का मोलर मास H2O तो 18 है, तो 5 आ गया। समझ आए? अगर मैं मोल फ्रैक्शन सब दोनों का पूछ रहा है, ईच कंपोनेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितनी, इसकी मोल को ऊपर लिख दूं, 1/18 डिवाइडेड बाय 1/18 प्लस 9। ठीक है, इसको अगर सॉल्व कर दूं तो हो जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाय 0.05 प्लस 5। आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं वाटर का निकालूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, इसकी मोल ऊपर रहेगा 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 0.05, ये आ जाएगा आंसर। ये है मोल फ्रैक्शन है। ये क्या है ना, मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन। इतनी इजी है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन बच्चा एकदम क्वेश्चन देके घबरा जाते। घबराइए मत बिल्कुल भी, लेकिन आइए हम अनदर जो है कि लास्ट इसमें पढ़ेंगे पीपीएम। भाई पीपीएम क्या है, बहुत सारे बच्चों को है कि नहीं फुल फॉर्म तक भी पता नहीं, तो पूरी 11th खत्म हो गया, 12th में आ गया, पता लगा पीपीएम क्या है, पता लगा पीपीएम क्या है, पता ही नहीं है।
नेक्स्ट जो फिफ्थ है बच्चे ध्यान से देखो, पीपीएम। पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन में बच्चे ध्यान से देखो कि मैं 10⁶ हो गया, लेकिन एक में 6 जीरो लग जाता है, तो इसलिए पीपीएम एक स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितनी है ना, पीपीएम से कैलकुलेट। ऑक्सीजन का कितना पीपीएम से कैलकुलेट करते हैं। समझ आए? अब हम देखते हैं कि पीपीएम का जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा ना, पार्ट ऑफ सल्यूट अपन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। पार्ट ऑफ सल्यूट अपन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। आइए पीपीएम के ऊपर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.9 बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी का। A sample of drinking water is contaminated with CaCl3A, supposed to be carcinogenic. The level of contamination is 15 ppm. Convert into mass percentage, परसेंट में कन्वर्ट करो। Also find its molality। दो चीज पूछ रहा है। देखो ppm का मतलब है पार्ट ऑफ सल्यूट अपन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो इनटू 10⁶ ये था। बट यहां पर ऑलरेडी वो पीपीएम गिवन है 15 ppm। 15 ppm का मतलब क्या है ना, 15 अपन 10⁶। 1 ppm पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1 अपन 10⁶। 1 ppm मतलब 1 मिलियन पार्ट में से 1 पार्ट। अगर मैं बात करूं 15 ppm कितनी होगी ना, 10⁶ पार्ट में से 15 पार्ट होगी। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इंटू 100, कितना इजी, तो ये कट जाएगा, आ जाएगा 4, हो जाएगा 15 इंटू 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा। ये परसेंट में अभी कन्वर्ट हो गया है। अगर मुझे मोलालिटी निकालनी है, स्मॉल गिवन मास कितना हो गया ना, 15 इंटू 10⁻⁴ ग्राम। मोलार मास CaCl3 का आपको लिखना है इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हमने इसको 100 में अब कन्वर्ट कर दिए। जो क्लोरोफॉर्म है वो अभी 100 में से कितनी है, तो इसलिए डिनोमिनेटर में आएगा 100 है। तो CaCl3 का मास कितनी होगी ना, C का हो गया 12, H का 1, क्लोरीन का हो गया 3 क्लोरीन कितना होगा ना, 35.5 इंटू 3 71 प्लस 35.5 हो जाएगा 0.5 106.5 प्लस 13 है 119.5, इसको 120 ही ले लूं, 120 काम खत्म करूं यहाँ 0 0 0 0 0 सिर्फ बच गया 15/12 इंटू 10⁻⁴। ये आंसर आप सॉल्व करते हो। तो बच्चे देखो कि जो फिफ्थ मेथड जो है पार्ट्स पर मिलियन, ये भी कोई मुश्किल की बात है नहीं है। तो इसीलिए बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए इस चैनल को बिल्कुल भी नेक्स्ट वीडियो देखना भूलना नहीं है। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भी नहीं भूलना है, और आपकी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि और कुछ चीज आपको समझना है, यू कैन राइट टू मी आल्सो। थैंक यू सो मच।